Hello, dear students. So one more time, welcome back. Myself, Ambuy Rai, and finally we are back with the second lecture of light numericals. So, dear students, first of all, let me answer your questions which you had asked me in the comment section. तो जैसा कि आप सभी ने कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसा पूछा है कि विच इज द बेस्ट मेथड टू स्टडी। अब इसका आंसर क्या है, आप ही बताइए। क्या इसका कोई सटीक आंसर दे सकता हूं मैं? अगर मैं अपने अकॉर्डिंग दूं तो क्या ये आपके अकॉर्डिंग सुटेबल हो सकता है, नहीं हो सकता है? ये बातें बात की बातें हैं, हम इन बातों के ऊपर बात नहीं करेंगे। सो आज हम लोग पहले ये बता देते हैं आपको कि मेरे अकॉर्डिंग पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या होता है। देखिए, अगर आप बेसिक क्लासेस में अप टू 12th आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को माइंड करके नहीं पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ट्राई टू यूटिलाइज द मैक्सिमम रिसोर्सेस एंड मैक्सिमम नॉलेज विच यू कैन। अगर आप एनसीईआरटी को प्रेफर करते हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन एनसीईआरटी से हट के अगर आप स्कूलिंग लाइफ में हैं या कॉलेज लाइफ में इंटर कर चुके हैं, लेकिन आप किसी कॉम्पिटिटिव माइंड को एग्जाम को सेटअप करके नहीं चल रहे हैं, तो आप जितना से ज्यादा एनसीईआरटी को छोड़कर भी और अदर बुक सपोर्टिव बुक्स को प्रेफर करिए। बट अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर एग्जांपल जेई नीट या फिर और कोई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, फर्स्ट रिकमेंडेशन आपको फर्स्ट प्रेफरेंस एनसीईआरटी को देनी है। एंड उसके बाद आप सपोर्टिव बुक्स का हेल्प ना ही ले या ले तो बहुत कम ले, लेकिन बेसिक क्लासेस में अप टू 12th ले, पूरी दम के एकदम जितना आप उससे निचोड़ निकाल सकते हैं ले लीजिए, क्योंकि आपके लिए वो नॉलेज फ्यूचर में हेल्पफुल होने वाला। ठीक था? और जितना ज्यादा हो सके न्यूमेरिकल्स पे ध्यान दीजिए। फिजिक्स के थ्योरीज तो हो जाती है, कंसिडर रहता है, दिमाग में रहता है, लेकिन न्यूमेरिकल्स को पढ़ के उसका बाद कुछ देर सोच के बनाया करिए तो जल्दी जल्दी बनेगी। तो ठीक है, इन्हीं बातों के साथ हम लोग आज कर रहे हैं सेकेंड लेक्चर को स्टार्ट। एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो आज फिर वही न्यूमेरिकल्स सेशन है, तो अपना न्यूमेरिकल्स का ये बोर्ड हो जाए न्यूमेरिकल्स। बट लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक सिली मिस्टेक कर दिया था, जिसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि यू का वैल्यू जो आ रहा था पॉजिटिव आ रहा था। अब देखिए ये मिस्टेक कहाँ हुआ था। देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि मिरर फॉर्मूला क्या कहता है। मिरर फॉर्मूला कहता है 1/v प्लस की माइनस प्लस ना 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये अपना मिरर फॉर्मूला कहता है। और हम लोग सब कुछ सही कर रहे थे, बस यहाँ पर u का जो साइन था हम लोग नेगेटिव ले रहे थे। नेगेटिव नहीं ले रहे थे, पॉजिटिव ले रहे थे। बट हम लोग जब कॉनकेव मिरर को कंसीडर कर रहे थे तब हम लोग इसके अंदर ब्रैकेट में नेगेटिव डाल दे रहे थे, जो कि नहीं होता है। हम लोग फॉर्मूला के साथ कभी भी कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। हाँ, छेड़छाड़ कब होती है? जब हम लोग को पता रहता है कि इसका वैल्यू क्या है, लेकिन हम लोग को यू फाइंडिंग आउट करना था। तो जैसे हम लोगों ने v का वैल्यू नेगेटिव आया था, पॉजिटिव आया था, दो केस लाया था, तो वैसे ही आपको इसमें कोई भी बेसिक फॉर्मूला में छेड़छाड़ नहीं करनी है। एंड जो आउटकम आएगा वो ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा यू का। आप इसके ऊपर एक बार फिर से ट्राई कर लीजिएगा। मैंने कमेंट में भी आपको बता दिया था कि हमारा मिस्टेक कहाँ हो रहा था। ठीक है, ओके देन। सो इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आई थिंक आपने देख लिया होगा वीडियो और अच्छी तरह से आप समझ चुके होंगे। और अगर नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जरूर देख लेना। ठीक है, चलिए झकास एकदम। अब देखिए, आज का जो हम लोग का मेन कंसिडरेशन है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बोले तो पहले तो हम लोग मिरर फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे। उसके बाद जो आई डिफेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो जरूर सोल्व करेंगे। फिर हम लोग साइन कन्वेंशन रूल को थोड़ा कंसिडर कर सकते हैं, उससे कुछ न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बनाएंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं क्रिटिकल एंगल से कुछ न्यूमेरिकल्स दे दूं तो कमेंट कर देना। अभी तक तो मैंने ऐसा सोचा नहीं था, मैं दे दूंगा अगले वाले सेशन में, जहाँ पे हम लोग प्रिज्म के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओके। और कुछ छूट गया क्या? हाँ, एक चीज और, मैग्निफिकेशन के बारे में थोड़ी बातें हो जाएगी। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे न्यूमेरिकल्स को पकड़ा जाता है। लाइट का न्यूमेरिकल हो, इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल हो, या कहीं भी थर्मोडायनेमिक या कोई भी न्यूमेरिकल हो, कैसे उसको मैथ के साथ रिलेट करके समझा जाता है। उसी के बाद उसका सॉल्यूशन इजीली फाइंड आउट होता है। ठीक है, ओके देन। सो पहला न्यूमेरिकल हमारा क्या है भाई, मेरे को देख लेने दो, क्योंकि ये सेलेक्टेड न्यूमेरिकल्स मैं देता हूँ जो मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। और ये बोर्ड एग्जाम्स के सैंपल से निकाले हुए क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन ना रखे, थोड़े टिपिकल्स होते हैं, ज्यादा नहीं। अच्छा, चलिए हमारा क्वेश्चन आ चुका है, अब आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, हमारा जो क्वेश्चन कहता है
वो कहता है कि कोई लाइट रेस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। आवर क्वेश्चन सेज दैट ए लाइट इज मूविंग फ्रॉम मीडियम 1 to medium 2 and the angle of incidence is given 45 degree comma angle of refraction is given 30 degree and our light rays is entering from medium 1 to medium 2. So here we are told to find the refractive index of medium second considered with medium first. बहुत बढ़िया से सुनिएगा। व्हाट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक लाइट रे है जो मान लो, अच्छा, और एक चीज है कि डेंसर और रेयर मीडियम को भी बातें की गई है। वो क्या भाई, मेरे को एक बार फिर से आपको देख के बताने दो कि रेयर मीडियम कौन सा है, डेंसर कौन सा है। ठीक है, देखो मीडियम 1 जो है ना, ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। यानी थोड़ा सा मैं स्टार्टअप में ऐसे बताऊंगा डिटेल से, लेकिन आगे न्यूमेरिकल्स में हम लोग इतने ध्यान आपको खुद लगानी पड़ेगी। मान लो ये मीडियम 1 था मेरा, ये मीडियम 2 है, ये मेरा रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम। तो लाइट रेज यहाँ से ऐसे ऑब्लिकली आया और विजुअली पता हमें कि पहले तो नॉर्मल ड्रॉ करनी पड़ेगी भैया, तो नॉर्मल हो गई, कोई बात नहीं है। अब देखो रेयर मीडियम से कहाँ जा रहा है, डेंसर मीडियम में, तो लाइट रेज कहाँ जाएगा बताओ। लाइट रेज विजुअली थोड़ा ऐसे आ जाएगा, नॉर्मल के करीब आने की कोशिश करेगा, क्योंकि रेयर से कहाँ जा रहा है, डेंसर में। तो विजुअली मेरा ये 45 था, ये घट के 30 हो गया। इतना हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of medium second considered और respect to medium 1। हमसे ये पूछ रहा है, ये n होता था ना, m तो नहीं होता, n डिनोट फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग n से डिनोट करते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो हमें ये फाइंड आउट करनी है और क्वेश्चंस में इतने सारे डाटा हम लोग को अवेलेबल है। चलो इसको सोल्व करते हैं, चुटकी का खेल है, बस समझने की बात है। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर होता है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, सॉरी। तो देखो साइन आई का वैल्यू क्या है, साइन आई का वैल्यू हम लोग को साइन 45 रखनी पड़ेगी अपॉन में साइन 30, बट वो किसका होता है, मीडियम 1 का रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। यही दिमाग लगानी है आपको। यहाँ पूछ क्या रहा है, मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। यानी मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक चीज बताई थी कि अगर हमसे पूछ दे कि बताओ तुम n मीडियम 2 अपॉन मीडियम 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन इनवर्स ऑफ मीडियम 1 अपॉन मीडियम 2, ये मैंने आपको बताई है लास्ट वीडियो में। बस यही फंडा है और तो कुछ है नहीं। अब आप अप्लाई करो, सिंपली आंसर आ जाएगा। बस इसी की बात थी, आपको समझने की देर थी, और तो कुछ है नहीं। अब फटाफट से लगा दो साइन 45 अपॉन साइन 30, तो हमारा आंसर इसके इनवर्स में निकलेगा और उसको इनवर्स कर देना। अब आपको याद तो होगा भाई कि साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, कमेंट करो। अगर ये नहीं जानते हो तो मैं आपको अभी अपने सेशन से बाहर निकलने को बोल रहा हूँ, बाहर निकलो। और तुम जैसे नालायक के लिए हमारे सेशन में जगह नहीं है, क्योंकि ये मस्ट नो चाहिए, आपको पता रहनी चाहिए साइन 45 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू। कहाँ हम लोगों ने साइन 180 प्लस का वैल्यू याद करने के लिए ट्रिक दिया आपको और यही भूल गए आप। छोड़ो भाई, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप चाहते हो कि मैं सॉल्यूशन भी दे दूं तो बोल देना, नहीं तो मैं सिर्फ समझाते चलूंगा कि सॉल्यूशन सब आपको खुद करनी है। मैं आपको मेथड बता दूंगा, क्वेश्चन समझा दूंगा, बस और कुछ हमें नहीं लगता आपको चाहिए आ ज्यादा। एक चीज और जो अभी मेरे को आपको डिस्कस करनी है, एक और चीज बता देता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिस्पेक्ट में है, बहुत इजी फॉर्मूला है। आपको ऐसा भी एक एग्जांपल मैं दे दूंगा, उस पर बना देना। देखो फॉर्मूला क्या कहता है कि मान लो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है ए मीडियम का बी के साथ, सॉरी बी मीडियम का ए के साथ हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, और दूसरी चीज हमें यह भी पता है कि सी मीडियम का ए मीडियम के साथ क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमसे अगर पूछ दे कि सी मीडियम का बी के रिस्पेक्ट में बताओ या बी का सी के साथ बताओ, तो बहुत इजी हो जाता है। बस आपको करना क्या है, फॉर एग्जांपल हमें ये दो चीजें दी हुई है, अब मैं ए बी बोल रहा हूँ, आप मीडियम कोई भी ले लो। मान लो यहाँ पे दिया हुआ एयर मीडियम है, यहाँ पे ग्लास मीडियम है, फिर हमसे बोल दिया वाटर मीडियम है और यहाँ पे फिर यही तो था तो ग्लास मीडियम है, और हमसे पूछ दिया बी का सी का यानी एयर और वाटर का, तो भैया फंडा इजी होता है, लगा दो आंसर आ जाएगा। क्या होता है देख लो एक बार, बस एक बार देखना आपको याद हो जाएगी। ऐसा जब भी पूछ दे आपसे, और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ सी का बी के रिस्पेक्ट में, तो देखो ये दोनों चीजों को ध्यान से देखो, कुछ तो गड़बड़ है दया नहीं, कुछ तो फंडा है दया। क्या फंडा है देखो इधर, ये दोनों केसेस में ए का ए दोनों के टॉप पे लाई कर रहा है,
यानी ये दोनों केसेस में ए हमारा मीडियम सेकेंड है। अगर हम इसको फर्स्ट सेकेंड कर दें तो जैसे डिवीजन रूल होता है, सिंपली ये कट जाएगा, हाँ पूरी तरह से कट जाएगा, और जो भी हमारा आंसर होगा निकल कर आ जाएगा। देखो क्या करनी है हमें क्या रखनी है, बेस में सी को रखनी है एंड नीचे बी को रखनी है। तो आपको क्या करनी होगी, अब आपको डिवाइड कर देनी है ए एन सी अपॉन में ए एन बी, ठीक है। अगर हमारा सी था तो सी रख लो, बी था तो बी रख लो, ऐसे करके हमें कर देनी है डिवाइड, हो गया। और नहीं तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, इसका इन्वर्स में ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा ये आंसर सिंपली आ जाएगा, ठीक है ना, आ जाएगा ना। देख लो एक बार, अगर इसका इन्वर्स में नहीं आ रहा तो इसका इन्वर्स में, लेकिन यही फॉर्मूला होता है, बेसिक चीज है भाई, समझ जाओगे, इजी है, हो गया ना, ठीक है। ध्यान से समझ लो एक बार, फिर से मैं बता रहा हूँ। ऐसा जब क्वेश्चन रहे तो अगर हमें सी का मीडियम था तो ये नहीं हुआ तो इन्वर्स कर दो, यहाँ पे भी नहीं तो यहाँ पे सी नहीं, इसको अगर इन्वर्स करना है तो इसको कर दो, इसको करना है इसको कर दो। लेकिन ध्यान देना हमारा बेस क्या है, अगर हमारा सी को कंसिडरेशन करना है तो सी को बेस लाना, अगर बी को है तो बी को बेस लाना, रिस्पेक्ट में जो रहेगा वो ऊपर रहेगा और जिसको लाना है वो नीचे रहेगा, ठीक है। ओके देन चलते हैं फिर क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे ऊपर। क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे मैंने बोला वही तो नहीं है क्वेश्चन, एक मिनट वेट करिए। हाँ तो क्वेश्चन क्या कहे भाई, मिलने दो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है वाटर के साथ 2/3, आई थिंक ऐसा ही क्वेश्चन है, क्या भी कोई भी क्वेश्चन है, चलो एक बार देख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका है किसका है किसका है, आई थिंक इसका है, एक मिनट वेट करो, मैं आपको एक बार फिर से देखता हूँ, क्वेश्चन निकालना पड़ता है, बहुत मेहनत होती है। अच्छा एयर का है ग्लास के साथ कितना वैल्यू 2/3 है ना, ओके। और किसका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, एक मिनट वेट करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका है भाई, अच्छा वाटर का है एयर के साथ 4/3, ओके। वाटर का है एयर के साथ 4/3। हमसे ऑब्वियसली क्या पूछ सकता है, हमसे पूछ सकता है, क्या पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ओके। हमसे पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, हमसे ये पूछा है। देखो वही चीज है ना, अरे कुछ भी नहीं है, देखो अब ध्यान दो, यहाँ पे ए बेस में नहीं है, यहाँ पे ए बेस में है, यानी ये दो एक दूसरे का इन्वर्स हो सकता है, लगा सकते हैं तो हमारा वही वैल्यू आ सकता है। लेकिन बेस किसको लाना है, जी को लाना है, यानी हमको इसको ना पलट के इसको पलटना पड़ेगा, इसको पलट देंगे तो ये आंसर आ जाएगा, आ जाएगा ना। देखो तो सिंपली आप क्या करना, ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप क्या करोगे, मैंने फॉर्मूला बता दिया, आप क्या करो, देखो बेस किसे लाना है, जी को, तो ऐसे रहने दो 2/3 इंटू, अब देखो 2/3 तो हो गया, अब हमें डब्लू को ऊपर ले जाने हैं, इसको इन्वर्स कर दो 3/4, 3 से 3 कैंसिल, 2/4 कट के 1/2 आ गया आंसर, हो आ गया हमारा आंसर। तो 1/2 देखो आप मैच कर सकते हो, यही आंसर है ना। एक और मेरे को देख के ध्यान से बता देंगे आपको, क्या हमारा आंसर गलत है, क्या हमारा आंसर गलत है, एक बार देख लेने दो, कहीं भी हम लोगों ने मिस्टेक कर दी क्या, 1/2 नहीं आएगा, चेक करो एक बार फिर से, देखो जी अपॉन एन ए 2/3 सब कुछ सही है, ओके। हमसे पूछ क्या रहा है, ग्लास का रिस्पेक्ट टू वाटर, एक और मैच करने दो मेरे को, क्या पूछ रहा है, ग्लास विथ वाटर, अच्छा ग्लास विथ वाटर पूछ रहा है ना हमसे, ठीक है। तो हमसे ग्लास विथ वाटर पूछ रहा है, हमारा आंसर गलत नहीं आएगा, सही आएगा, देख लेते हैं एक बार। अच्छा हम लोगों ने कहीं मिस्टेक कर दी क्या, कहीं गलत लिखा है हम लोगों ने क्वेश्चन, ओके। अच्छा देखो हम लोगों ने एक फंडा गलत कर दिया है, कहाँ पे गलत हुई है, ग्लास हमारा ऊपर है, ओ माय गॉड, देखो देखो हम लोगों ने मिस्टेक कर दी भाई, क्या मिस्टेक कर दी, ग्लास को हम लोग को बेस लाना है, लेकिन ये ग्लास ऊपर है, हम लोगों ने इन्वर्स किसे करनी है, यही होता है, बार बार कर रहा हूँ, देखो ग्लास बेस नीचे है, यहाँ पे ग्लास ऊपर है, तो हमको इन्वर्स किसको लाना पड़ेगा, इसको। और यहाँ पर भी देखो ये डब्लू नीचे है, हम लोग को डब्लू ऊपर चला जाएगा, कैसे, देखो जब हम लोग इसको इन्वर्स करते हैं, ध्यान से देखना, हमारा बेस क्या आना चाहिए, जी आना चाहिए, तो हम लोग अभी इसको अगर ऐसे लिखते हैं, देखो जी एन, एक मिनट, एन बड़ा होना चाहिए और नीचे ए होना चाहिए, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो अभी मल्टीप्लाई करते हैं तो जी ऊपर हो जाता है, और अगर हम लोग इसको इन्वर्स करके लिखते हैं ऐसे 1 करके, यानी सिंपल हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एन जी, ठीक है, जी तो नीचे आ गया, मल्टीप्लाइड विथ, अब देखो अब ध्यान देना, बहुत ये भी इंपॉर्टेंट है, डब्लू कहाँ चाहिए, ऊपर चाहिए, तो डब्लू को भी इन्वर्स करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या अरे करना पड़ेगा, तो बोलो ना जोर से, करना पड़ेगा, तो डब्लू को ऐसे इन्वर्स कर दो, एन को ऐसे, ए को ऐसे, अब देखो मल्टीप्लाई करके इसका इन्वर्स क्या आया, इसका इन्वर्स आया 3/2, और डब्लू ऊपर चला गया तो इसका इन्वर्स क्या आया 3/4, यानी आंसर आया 9/8। देखा, तो मैं बार बार कहता हूँ मीडियम बहुत बड़ी चीज होती है, अगर मीडियम को समझ ली तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा,
इसमें मैं बार बार कहता हूँ क्वेश्चन देखो कौन सा बेस कहाँ पे है, बस उसे अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप भी दिमाग खोल के अप्लाई करना, जल्दबाजी नहीं दिखानी है और सही बना के आनी है। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। ये तो कुछ सिंपल्स हैं, अभी तो आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़े ही नहीं हो अभी अच्छी तरह से, आगे चल रहे हैं उसमें देखने को मिलेगी। और आपको एक बात हमें क्या बतानी थी, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, ध्यान से देखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ये नहीं होता है जो आप अभी तक बेसिक चीजें पढ़ के आए, बहुत तरीकों से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट किया जा सकता है, पता है ना, स्पीड से भी, एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्रैक्शन से भी, और एक चीज है वो है इमेज का फॉर्मेशन से भी, इमेज का हाइट से भी। कैसे क्या है, ध्यान से इसे नोट करो, कॉपी कलम निकाल के अभी नोट करो। क्या है देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या होता है, अभी तक तो आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं कि स्पीड इन वन मीडियम अपॉन स्पीड इन टू मीडियम जो भी हो, और आई अपॉन आर साइन आई अपॉन आर, बट यह भी इंपॉर्टेंट है, वो होता है रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मतलब मान लो रिफ्रैक्शन कब होता है, रिफ्रैक्शन कब होता है, जैसे आसमान में हम तारे देखते हैं, भैया रिफ्रैक्शन हो रहा है क्या, हाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन कब होता है, जब क्या होता है आप बताओ, आसमान में तारे क्या रिफ्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, क्या वो रिफ्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, अगर वो रिफ्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो कैसा रिफ्रैक्शन है आपको कमेंट करनी है। लेकिन ओवरऑल हम लोग क्या पढ़े हैं, रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का जो रियल थिंग होता है उसका पोजीशन में थोड़ा चेंज लगता है। अगर पानी में पेंसिल को डाल दो तो पेंसिल थोड़ा टूटा हुआ या टिढ़ा हुआ लगता है, यही चीज होती है। अगर आप दूर से देखोगे किसी कुएं को या किसी तालाब को तो कहोगे भैया ये तो बहुत कम गड्ढा है, लेकिन नीचे जाओगे तो कहोगे भैया हमने तो गलती कर दी, देखने में कुछ और निकला कुछ और। तो ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो उससे भी हम लोग अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड आउट करते हैं। पहला जो रियल डेप्थ जो उसका होना चाहिए था, इस तालाब का जो रियल डेप्थ हो या है और हमें जो दिखने में लगा, यही दोनों को अगर हम लोग एक दूसरे के साथ रेशियो के रिलेशन में रख दें तो हमारा आंसर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देता है। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लें। ठीक है भाई, क्वेश्चन देख लेते हैं। ओह, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से मेरे को क्वेश्चन निकालनी पड़ेगी, एक मिनट वेट करो। आपके लिए सिलेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है क्या, ओ हो, अच्छा जी, चलो भाई। अब देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक मिनट होल्ड करिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, समझना पहले क्वेश्चन को। मान लो कि इस ग्लास ऑफ वाटर रखा हुआ है मेरे पास, ये ग्लास है, इसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है भाई, मान लो यहाँ तक पानी भरा हुआ है। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि बाटा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है 4/3 दिया हुआ है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है 4/3। हमसे पूछ रहा है रियल डेप्थ, हमसे क्या पूछ रहा है, रियल डेप्थ ऑफ, एंड अपैरेंट डेप्थ नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, बोल रहा है क्या कि पानी तो भरा हुआ है, लेकिन पानी जो है वह लग रहा है देखने में कि 1 मीटर ऊंचा आ चुका है। यानी अगर आप मैं बताऊं आपको कि यहाँ तक पानी भरा हुआ था तो लग रहा है कि पानी का वो जो बॉटम सरफेस है वो यहाँ पे ना हो कि यहीं पे है। ठीक है, यहीं पे उसका बॉटम सरफेस है, 1 मीटर रेज हो गया, लेकिन वाटर का लेवल अभी उतना ही है, उसके ऊपर कोई डिटेल्स दिया हुआ नहीं है। अगर मैं आपको डिटेल्स से इंग्लिश में पढ़ के क्वेश्चन सुनाऊं तो क्वेश्चन देख लेना एक और ध्यान से, मैच करना। What is the real depth of a swimming pool when its bottom appear to be raised by 1 meter? Take refractive index of water as 4/3। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है 4/3, रियल डेप्थ हमसे पूछ रहा है और इसका बॉटम जो है वह 1 मीटर ऊपर रेज हो गया है। यहाँ पे अभी भी ध्यान देना, कहीं पर अपैरेंट डेप्थ की बात नहीं की गई है, अपैरेंट डेप्थ का नाम भी नहीं लिखा गया है। क्या लिया गया कि बॉटम जो है, जो बॉटम है वह 1 मीटर के लिए 1 मीटर से ऊपर आ गया, यानी जो बॉटम यहाँ होनी चाहिए थी अब वो यहाँ है। ठीक है, यही हमारा केस बोलता है। अब बोलता है तो इसे सॉल्व कर देते हैं ना, क्या बोलता है देख लेते हैं। तो हम लोग को क्या करनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू पता है उसके अकॉर्डिंग अपने फॉर्मूले पे इसे सेटअप करनी है। यानी RHS हमें पता है, सॉरी LHS 4/3, लेकिन हमें कुछ नहीं पता है रियल डेप्थ क्या है, पूछ ही रहा है, अपैरेंट डेप्थ तो दिया हुआ है नहीं। तो अपने मन से एक रिलेशन बनाओ x/y का, x मान लो या y/z जो भी मानना है, x को मान लो रियल डेप्थ और y को मान लो अपैरेंट डेप्थ। अब चलो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन क्या कर रहा है
कि हमारा जो वर्चुअल हाइट है डाउनवर्ड सरफेस का वह 1 मीटर ऊपर बढ़ गया। यानी क्या हम लोग एक ऐसा रिलेशन बना सकते हैं, समझो कोई बात को ध्यान से, क्या हमारा RHS में 1 को लाएंगे तो x/x - y का रिलेशन बनेगा, क्योंकि अगर हम लोग इस ग्लास ऑफ वाटर का यहाँ से यहाँ रियल डेप्थ x है और y जो है वो वर्चुअल डेप्थ, वर्चुअल हमारा या फिर जो 1 मीटर रेज हो गया है, तो यहाँ पे ये दोनों के बीच का डिफरेंस 1 मीटर होगा ना, क्योंकि 1 मीटर ऊपर आ गया है बॉटम सरफेस पानी का, तो ये रिलेशन बनेगा। अगर बनेगा तो जोर से बोलो कि कानों तक मेरी आवाज आनी चाहिए। अगर ऐसा बनेगा तो लगा दो भाई, किस बात का डर है तुमको। सुपर 30 का डायलॉग नहीं मारूंगा। यहाँ देखो, तो अपने मन में ये वाला रिलेशन तो फिट करो कि x - y = 1। अब इसे आप रख लो एक सेटअप में बाइंड के और इसको रख लो। अब चलो अगला फंडा देखो। जब इतना कुछ मिल गया तो एक चीज तो क्या है कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ के आए हो आप, यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट करो, इस पे पुट करो, आंसर आ जाएगा। नहीं तो वही करता हूँ, एक और मेथड था, छोड़ो, अगर आप चाहोगे तो मैं बता दूंगा। तो x = 1 + y। अब यही चीज यहाँ पे रखो, 4/3 = 1 + y/y, करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये माथापच्ची का मेथड है, इसे आप छोड़ो, क्योंकि अगर आप करोगे ऐसा, अब आप ये मत करना, तो ये थोड़ा सा टिपिकल है। क्यों? तो इसे आप जब ऐसे देख लो, ऐसे आपको मैं बता ही देता हूँ, छोड़ो। नहीं तो एक और मेथड था, वह भी इजी था। तो मेरे ऊपर आप कंप्लेन करोगे भैया ऐसा नहीं होगा क्या, y = 3 आ गया, अब x = 4, तभी ना आंसर 4/3 आया। अरे भाई सोचने की बात थी, x = 4 था तब ना, अपॉन y = 3 था, फिर भी हम लोगों ने सोल्व कर दिया। ऐसे तर्क देने से नहीं होता है, सोल्व कर दिए तो आंसर आ गया कि ये दोनों के बीच में रिलेशन है, x = 4 है, y/3। ठीक है, छोड़। एक और मेथड था, वो भी ये था कि क्या करो, एलिमिनेशन मेथड लगाओ या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, दोनों में से कोई मेथड लगाता तो आंसर तो आ ही जाता। ठीक है, ओके। अब वाला क्वेश्चन रियल दमदार क्वेश्चन है। अब आपको वीडियो का यहाँ से इंटरमिशन होता है, वीडियो को पूरा देखना, तभी आपके लिए बहुत कुछ हेल्पफुल होएगा। अच्छा चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन जो भी हो, थोड़ा भी इधर देखो, एक और कंसेप्ट आपको बतानी है। हमें पता है, क्या पता है कि पावर जो होता है वह 1/f के रिलेशन में होता है। कहने का मतलब क्या है ये मैं अभी बताऊंगा, लेकिन अगले लेसन में ये आपके यूजफुल होगा। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह देता हूँ। देखो, हमारी आंखें कितनी सुंदर है ना, है ना। हमारी आंखें ऐसी होती है, नॉर्मल आंखें ऐसी होती है, समझो भाई, समझने की चीज है। यानी हमारी आंखें देखने में कॉन्वेक्स लेंस तो होती हैं, देखने की बात क्या, यही हमारी आंख है, मेरी है, आपकी सभी की आंखें ऐसी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप आगे पढ़े हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन या फिर अकोमोडेशन ओनली, कि अगर ऑब्जेक्ट दूर पे है तो आपको दिखाई अगर नहीं दे रहा है तो मायोपिया से आप सफर कर रहे हो, और अगर ऑब्जेक्ट करीब में है आप नहीं देख पा रहे हो तो हाइपर मेट्रोपिया से आप सफर कर रहे हो। ठीक है, और अगर ऐसा केस हो कि दोनों में आपको दिखते आ रही है तो मत बोलना कैटरेक्ट है भैया, क्योंकि कैटरेक्ट नहीं होता है, प्रेसमायोपिया होता है, या फिर एक और होता है एस्टिग्मेटिज्म। ये थोड़ा डिफरेंट है, डिफिकल्ट है, बट यह भी कुछ वैसा ही एक डिजीज है। छोड़ो वो बातें, लेकिन समझो, अगर ऑब्जेक्ट दूर रहता है तो हमारी आंखें क्या करती है, उस केस में फोकल लेंथ कैसा होता है, यही मैं अभी बता दूंगा, और आगे क्वेश्चन उस पर सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट दूर में है तो हमारी आंखें उसे कम से कम कॉन्वर्ज करती है, कम से कम कॉन्वर्ज करती है, यानी कोशिश करती है कि इतनी दूर वाली इन्फिनिटिव से अगर लाइट रेज आ रही है तो वो धीरे धीरे करके हमारे आराम से वह हमारे रेटिना के ऊपर ही इमेज का फॉर्म करे। यानी ज्यादा पावर उसकी जरूरत नहीं होती है कि हमारे कहीं पास ना आ जाए, यानी उससे पहले बन जाए या उसके बाद बन जाए। इसलिए वह क्या करता है, लेस कॉन्वर्जिंग इफेक्ट शो करता है। कब? जब हमारा ऑब्जेक्ट दूर में होता है, और जब ऑब्जेक्ट दूर में होगा तो हमारा लेंस आई का नॉर्मल नहीं होगा, क्या होगा, ऐसा होगा, पतलू की तरह होगा, मोटू की तरह नहीं होगा। यानी याद क्या करनी है कि अगर ऑब्जेक्ट दूर में है तो हमारा पावर घट जाता है, लेंथ जो है वह, यानी अगर हम लोग एल से डिनोट करें थिकनेस तो वह कम हो जाता है, लेकिन फोकल लेंथ बढ़ जाता है, फोकल लेंथ बढ़ जाता है। इसका एक ट्रिक है कि P नीचे तो L नीचे, अगर पता चला तो दोनों नीचे। यानी आप छोड़ो, इतना याद रखो कि अगर P नीचे तो L नीचे, ठीक है, P नीचे तो L नीचे, बस
एफ को छोड़ो, एफ इसके इनवर्स है तो ये तो फंडा हो ही जाएगा। पी नीचे तो एल नीचे, एल का मतलब क्या, थिकनेस। अगर थिकनेस नहीं नीचे यानी थिननेस आ गया तो पावर कम हो जाता है, फोकल लेंथ बढ़ जाता है। लेकिन ऑब्जेक्ट अगर करीब में आ गया तो उसका केस कैसा हो जाता है, मोटू का केस हो जाता है, इतना मोटा हो जाता है। और इस केस में पी हमारा बढ़ जाता है, एल जो है वह बढ़ जाता है और एफ जो है वह घट जाता है। समझे जी? क्या हम लोग सही जान रहे हैं, क्या हम लोग सही पढ़ रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही होगा अगर मैं आपको डिटेल से। तो ठीक है, आई होप कि इतना टॉपिक्स आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, अपने ख्याल आप खुद रखो, और बहुत कॉमेडी बन रहे हैं लेकिन आप ध्यान रखो, इतने टॉपिक्स को दिमाग में फिट कर लो क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस ऐसे बेस्ड हो सकते हैं। ठीक है, कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया, पूरे टॉपिक सही से दिमाग में बैठ रहे हैं? अगर बैठ रहे हैं तो कमेंट करके लाइक जरूर कर देना वीडियो को। आ जाओ इस फंडे के ऊपर। अब देखो, आपने 10th क्लास में ये पढ़ा ही होगा, जरूर पढ़ा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि कई लेंसेज को आपस में एक साथ रख दिया जाता है, और बहुत सारे ऐसे डिजीज होते हैं जिनको में, जैसे मैंने बात की थी प्रेस मायोपिया की, उसमें क्या होता कि दोनों चीजें में आदमी को डिफेक्ट आती है, प्रॉब्लम आ जाती है, यानी उसे दूर वाला भी नहीं दिखता है, करीब वाला भी नहीं दिखता है। तो वैसे केसेस में हम लोग को दोनों लेंसेज को रखनी पड़ती है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों। तो उस केस में क्या होता है ना कि जो ऊपर वाला सरफेस होता है, देखो हमारा जो चश्मा वाला, ये जो मान लो मेरा जो चश्मा है, मेरा जो आई यहाँ पे जो लेंस लगा हुआ है, ये दोनों लेंस अभी जो है मेरे को मायोपिया डिजीज है, तो हमारा बेसिकली फार वाला में मेरे प्रॉब्लम है, तो कॉनकेव लेंस लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को प्रेस मायोपिया हो जाता तो उसमें केस में क्या होता है कि ऊपर वाला जो होता है वह फार साइटेडनेस को नहीं दूर करता है, नियर साइटेडनेस यानी मायोपिया को दूर करता है, और जो नीचे वाला सरफेस होता है ये हमें करीब में देखने में मदद करती है। तो उस केस में दोनों लेंस आपस में करीब में आ जाते हैं। तो वैसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको अभी दूंगा, तो उस केस में याद रखना कि जो फोकल लेंथ होता है हमेशा किसका नेगेटिव होता है, किसका पॉजिटिव, और बाकी बन जाएगा। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मेरे को फिर से निकालनी पड़ेगी भाई। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ओके जी हाँ हो गया, ठीक है। चलो क्या बोलता है, ये कॉनकेव लेंस है जो कि मान लो ये कॉनकेव था, ऐसा ही होता है, क्लियर आप समझो। लेकिन और ये कॉन्वेक्स के कांटेक्ट में ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ये दोनों आपस में रखे हुए हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि कॉनकेव लेंस का पावर बताओ क्या है, और इसका दिया हुआ फोकल लेंथ वो है 20 सेंटीमीटर, और ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन के बाद जो पावर है वो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। लेकिन इसका फोकल लेंथ है जो कि कन्वर्जिंग लेंस की तरफ वर्क करता है, और 100 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ है, यानी दोनों के कॉम्बिनेशन का, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कॉनकेव लेंस का पावर बताओ, इसका पावर बताओ। बहुत ईजी है, ध्यान से समझो। हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं कि साइन को कभी मत भूलना, साइन कन्वेंशन इज द मस्ट ऑलवेज इन आवर ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स आप 12th तक पढ़ोगे, सभी में यूजफुल है, ठीक है। साइन कभी मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यही अपना फंडा दिया हुआ है, तो आप सिंपली समझो कि इसका फोकल लेंथ 20 तो क्या होगा, निगेटिव होगा। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है ना, तो हो गया। तो P इक्वल टू क्या होता है 1/f। और एक चीज, कभी भी सेंटीमीटर से ही हम लोग डायप्टर में चेंज नहीं करते हैं, उसके लिए हम लोग को इसको मीटर में चेंज करना पड़ता है। तो फॉर मीटर व्हाट वी डू, वी यूजुअली डिवाइड विद 100। सो दिस इज व्हाट आवर आउटकम, एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट द वैल्यू ओवर हियर। सो फाइनली व्हाट वी विल गेट 100/20 which is our 5 diopter. 5 diopter is positive sign because we are taking here as a convex lens. Second thing, in this case as we are provided the total value after the combination of these two lenses. So इस केस में क्या होगा, फिर वही चीज कि हमारा 100 पॉजिटिव साइन में होगा क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस की तरफ वर्क करता है, आउटकम जो है, और पावर क्या हो जाएगा 1/8 यानी 100/100, और ये कट के 1 डायोप्टर आ गया प्लस में। अब देखो ये LHS है 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 5 डायोप्टर प्लस P, तो P2 मान लो इसे P1 P2 इज इक्वल टू TP जो भी हो, तो P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 डायोप्टर माइनस 5 डायोप्टर इज इक्वल टू -4 डायोप्टर, और माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि ये कॉनकेव लेंस। समझ में आ गई बात? अब आ गई तो फोकल लेंथ बताओ मुझे कमेंट करके क्या होगी। यही कुछ इजी न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन अब जो न्यूमेरिकल्स आएगा कि असली फंडा होगा बेस्ड ऑन आवर डिजीजेस ऑफ आई। और उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक और मेरे को देख लेने दो, और कोई क्वेश्चन बचा है जो कि सैंपल में आपका दिया हुआ इंपॉर्टेंट वाला। सो गाइस
अब मेरे को नहीं लगता है कि कोई वैसा क्वेश्चन बचा हुआ है। लेकिन एक बात और, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत तरीके से निकाले जाते हैं, याद रखना, हमेशा मत भूलना। आई एम ऑलवेज टेलिंग यू सम टॉपिक्स आर सो नेसेसरी, एटलीस्ट नहीं मस्ट जरूरी होता है, तो उस केसेस को आप हमेशा याद रखने की कोशिश करो। जैसा एक है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अभी तो मैं 3 बता रहा हूँ, जब हायर क्लास में तो एक और ऐड हुआ, छोड़ो उसे अभी। तो इतना जान लो कि अगर आप सिंपली पढ़ रहे हो तो आप तो पहले जानते हो साइन है अपॉन साइन आर, दूसरी चीज स्पीड के रेस्पेक्ट में, तीसरी आज आप जान गए डेप्थ के रेस्पेक्ट में, रियल एंड अपारेंट। तो ये चारों चीजें, और एक चीज क्या है स्पीड वाला, वो तो बैकअप में या एब्सोल्युटली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, छोड़ो उसे। लेकिन हाँ, ये तीनों को एटलीस्ट आप अभी तक याद कर लो, क्योंकि आगे जाके बहुत यूजफुल होने वाला है। अब हम लोग आ चुके हैं असली फंडे के ऊपर। अब समझो तुम, देखो हमारी आंखें जो होती है वो हमेशा कॉन्वेक्स लेंस लगी रहती है, और कॉन्वेक्स लेंस पे कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लेंस चेंज करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। लेंस के आगे एक और लेंस लगाते हैं जो कि उसके अकॉर्डिंग अकोमोडेशन करता है, हमें जो डिफेक्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन मिलता है। लेकिन कभी भी हम लोग ऑब्जेक्ट को ही क्या करते हैं, देखने की मदद करते हैं या देखने के लिए यूज करते हैं लेंसेज को, तो ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव साइन में आता है। तो याद रखना 99% केसेस में कोई भी डिजीज से कोई भी व्यक्ति सफर करेगा तो यू एंड वी बोथ विल बी नेगेटिव। अब मैं 99 बोल रहा हूँ, 1% नहीं बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कई केसेस ऐसे आएंगे जो आप क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे, आप मेरे को क्लेम कर देंगे भैया ये तो वही दिया हुआ है, यू दिया हुआ भी दिया है, और आपको पता चलेगा। यू एंड भी समझना बहुत मुश्किल होता है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यू एंड भी समझना बहुत मुश्किल होता है हमारे आई डिफेक्ट केसेस में। साइन समझ में आ जाएगा कि दोनों नेगेटिव होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को ही देखने के लिए हम लोग 2 लेंसेज को यूज कर रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग यू एंड भी को कैसे जज करें, वही सीखो इस वीडियो के लास्ट सेशन में। चलो देखो इधर, सबसे पहला चीज कि अगर किसी को मायोपिया है तो उसे कौन सा लेंस लगता है, कॉनकेव लेंस। ये सभी बातें दिमाग में रखो तुम। अगर हाइपरमेट्रोपिया उसे कौन सा लगता है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव। कहने का मतलब क्या है कि इसको दूर वाला नहीं दिखता है, यानी इसको नियर साइटेडनेस है, और इसको पास वाला नहीं दिखता है, यानी इसको फार साइटेडनेस है। अपोजिट चलता है ना। तो ये 2 बातें अपने दिमाग में फिट कर लो। न्यूमेरिकल्स कहीं पर भी मिले तो ये दोनों चीजें याद रहनी चाहिए, कभी कंफ्यूज मत होना, बस और कुछ नहीं है। देखो अब क्वेश्चन दिखाऊंगा तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन निकालने तो मेरे को सैंपल से। क्या है भाई क्वेश्चन, द फार डिस्टेंस ऑफ ए शॉर्ट साइटेडनेस पर्सन इज 1.5 मीटर, फाइंड द फोकल लेंथ एंड पावर एंड नेचर ऑफ रेमेडियल लेंस। अच्छा, ठीक है भाई। देखो आ जाओ समझ में, इधर ध्यान दो, पूरी तरह से समझो। ये जो क्वेश्चन है ये क्या बोल रहे हैं कि एक पर्सन है जिसका जो फार पॉइंट है देखने का, यानी जितना दूर वो देख सकता है वह 1.5 मीटर है। यानी फार पॉइंट मैं ऐसे लिखता हूँ, अभी कुछ मैं अभी यू भी में नहीं लिखूंगा, पहले समझाता हूँ। 1.5 मीटर उसका फार पॉइंट है, और हमसे पूछ रहा है कि इसको कौन सा लेंस लगेगा। पहली बात, कौन सा लेंस इसको चाहिए। दूसरी चीज, लेंस का साइन कह दो, लेंस कौन सा चाहिए। दूसरी चीज, उसका पावर क्या होगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो, और क्या पूछ रहा है, एक मिनट वेट करो, हमें देखने दो क्वेश्चन में क्या पूछ रही है। ओके, फोकल लेंथ, पावर एंड नेचर पूछ रहा है कि कौन सा लेंस, वही फोकल लेंथ भी पूछ रहा है, एफ भी पूछ रहा है। तो ये 3 हमसे पूछ रही है, ये दोनों तो निकल जाएगा, चलिए एक निकल गया तो दोनों। तो देखो अब समझो, हमारी आंखें, और ये कौन सी आंखें हैं, ये वाले केस में कौन सी आंखें है, शॉर्ट साइटेडनेस, ये है ना शॉर्ट साइटेडनेस सुन के ही मन में आ गया भैया मायोपिया है इसे। और अगर मायोपिया है तो कॉनकेव चाहिए। 2 दिमाग बात में आनी चाहिए, 2 बातें दिमाग में आनी चाहिए। पहला कि मायोपिया है क्योंकि इसका शॉर्ट साइटेडनेस है, और दूसरा कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस। बाकी बन जाता है इजीली। अगर मायोपिया होता है तो इन्फिनिटिव यू का वैल्यू कहीं पर भी तुम दे दोगे ना उसे, तो वह बहुत इजीली देख पाता है, क्योंकि उसे दूर वाले में डिफेक्ट होती है, करीब वाले में नहीं। करीब वाला मैं भी बहुत क्लियर पढ़ पाता हूँ, बहुत क्लियर, इतना भी ले आओगे तो मैं पढ़ लूंगा, लेकिन अगर दूर ले जाओगे तो मेरे को प्रॉब्लम आ जाती है। वही केस होता है यहाँ पर भी। तो यू जो है वह इन्फिनिटिव तक आ गया, और साइन इसका नेगेटिव होता है ऑब्जेक्ट का, पता है आपको। मैंने स्टार्टिंग में बताया फार पॉइंट 1.5, यानी अगर ये आंख है तो इसका दूर, इस बोर्ड का मान लो इन्फिनिटिव डिस्टेंस है, तो यहाँ पर 1.5, यानी इस आंखें से यहाँ तक की दूरी 1.5,
तो ऑब्जेक्ट इसमें भी भी का वैल्यू इसमें भी नेगेटिव होगा, तो भी का वैल्यू ये है, ठीक है। फार पॉइंट जो दिया हुआ है भी का है, और यू हमारा इन्फिनिटी होता है करीब में इन केस ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस। तो v इज इक्वल टू -1.5 को लिखोगे, अगर नहीं भी लिखना है तो 1.5 मीटर में ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ लेंस फॉर्मूला क्या करता है कि 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब भाई इतने के आगे मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट करके बताओ कि ये कौन सा लेंस है, तो आपको ये पता चल गया है कि भैया कॉनकेव लगता है तो कॉनकेव हो गया। पावर क्या है, फोकल लेंथ क्या है, इस फॉर्मूले के ऊपर रखो, सब कुछ मैंने बता दिया है, और कमेंट करके बताओ आंसर क्या आया है, ठीक है। ऐसे एक केसेस अभी बहुत एग्जांपल मैं आपको दूंगा, एकदम आपको एक्सप्रेस वे बना दूंगा कि क्वेश्चन देखे नहीं कि फटाक से आंसर, क्वेश्चन देखने की फटाक से आंसर, वैसा आप हो जाओगे, ठीक है। यकीन रखो, वीडियो को एंड तक देखते चलो। अब देखो अगला क्वेश्चन मेरे को निकालना है, तो सिलेक्ट करके चलो देखो, यह जो क्वेश्चन है इस पहले वाले क्वेश्चन के पर्सपेक्ट में आपको बहुत समझनी पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक पर्सन है जो कि ऑब्जेक्ट को अगर 1 मीटर के दूर में है या 1 मीटर के रेंज में है तो वह नहीं देख सकता, वह देख सकता है। एक मिनट, क्वेश्चन को मेरे को फिर से चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन डिफेक्ट बहुत ज्यादा होती है। अच्छा देखो, यानी क्वेश्चन क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट अगर 1 मीटर के बियॉन्ड में लाई करता है या इससे दूर लाई करता है, तो वह जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को देखने वाला मेरा पर्सन है, व्यूअर है, वह उसे देख सकता है। अब वो क्या करे कि इसके करीब यानी 25 सेंटीमीटर के रेंज में भी ऑब्जेक्ट को देख पाए। जैसे हम लोग का नॉर्मल रेंज क्या होता है, करीब वाला 25 होता है ना, क्लोजर व्यू ऑफ पॉइंट, एंड फार तो इन्फिनिटी होता है। लेकिन इससे क्या है कि अब देखो, तुम सोचो किसी को दूर वाली चीजें दिख रही है, करीब वाली नहीं, यानी इसे कौन सा प्रॉब्लम है, दिमाग में खट से बात आएगी भैया हाइपरमेट्रोपिया, और जब हाइपरमेट्रोपिया है तो कॉन्वेक्स लेंस लगेगा। यानी एक चीज तो सोल्व कर दी हम लोग कि कौन सा लेंस पूछता। अब फिर वही चीज पूछता है क्या कि पावर बताओ और फोकल लेंथ बताओ। अब देखो यू क्या होगा, भी क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दोगे तब समझोगे। और दूसरी चीज देखो, इसे देखनी है, इस वाले ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन था, एयरलियर पोजीशन 1 मीटर तक देख सकता है, क्लियर देख सकता है, दूर देख सकता है, बियॉन्ड भी देख सकता है, 1 मीटर के रेंज में, उससे करीब नहीं देख सकता। अब उसे देखनी है, क्लोज कितना लाना है, 25 सेंटीमीटर पर भी जो ऑब्जेक्ट है उसे देखनी है। तो यहाँ पर तो मैंने आपको पहले बता दिया कि 99% केसेस में दोनों नेगेटिव होता है, तो वैल्यू साइन दोनों का नेगेटिव हो चुका है, ठीक है। अब यू कौन सा है, भी कौन सा है, इसे जज करनी है। देखो पहले ध्यान से समझो, उसका जो विजन पॉइंट है क्लियर कौन सा है, 1 मीटर वाला। अब उसे करनी कौन सा है, 25 सेंटीमीटर वाला। तो अब बताओ ऑब्जेक्ट को जो फर्दर पोजीशन लानी है कि ऑब्जेक्ट रहे 25 सेंटीमीटर पर, वो भी उसे दिख जाए। यानी आप कंफर्म हो चुके हो कि ये यू है, ये भी है। कैसे, देखो एक और फिर से, ये 1 मीटर तक के ऑब्जेक्ट को इजीली देख सकता है, उसका इमेज फॉर्मेशन हो सकता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को इसको कहाँ लानी है, 25 सेंटीमीटर के रेंज में, यानी 25 सेंटीमीटर पर लानी है, तो यू का वैल्यू ये हो जाएगा, भी का वैल्यू ये हो जाएगा, और इसको अब इमेज का फॉर्मेशन करानी है ये वाले केस में, जब इसे हाइपरमेट्रोपिया से सफर करना पड़ा तो कॉन्वेक्स लेंस लगेगा। अब सब कुछ दे दिया मैंने, तो मिरर फॉर्मूला नहीं लगाओ, लेंस फॉर्मूला लगाओ, और आंसर आएगा जो मुझे बताओ कि पावर क्या है, फोकल लेंथ क्या है। ओके गाइस, सो वन मोर क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डील हियर, and after that we will meet you in third session where we will discuss about prism. चलो क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ठीक है। देखो अगला जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है हमसे कि व्हाट पावर ऑफ लेंस इज रिक्वायर्ड टू चेंज द रीडिंग ऑफ ए पर्सन फ्रॉम 1 मीटर टू 0.25 मीटर। मैंने एक लाइन में बोल दिया, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो तुम पढ़े ना उसमें वो कंफ्यूज हो जाते हो, यही लिए बता रहा हूँ, ठीक है। क्या बोलता है कि व्हाट पावर ऑफ लेंस इज रिक्वायर्ड टू चेंज द रीडिंग ऑफ ए पर्सन फ्रॉम 1 मीटर टू 0.25 मीटर। समझ में आई बातें, समझ लो एक बार फिर से। ऑब्जेक्ट को आंखें 1 मीटर तक देख सकती है, और उसे कहाँ लानी है, 0.25 मीटर। व्हाट पावर ऑफ लेंस इज रिक्वायर्ड टू चेंज द रीडिंग ऑफ ए पर्सन फ्रॉम 1 मीटर टू 0.25 मीटर। यही है क्वेश्चन क्या, जी हाँ यही है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आप बहुत कुछ कर सकते हो, साइन की अभी बातें छोड़ो। अब देखो आपको याद होनी चाहिए कि 1 मीटर से चेंज करनी है 0.25 मीटर में, है ना, ठीक है। और दूसरी चीज आपको यहाँ पे एक चीज और समझनी पड़ेगी कि साइन जो है, अब आप सोच रहे हो कि दोनों नेगेटिव होगा, 1 मीटर से 0.25 मीटर के रेंज में लानी है,
तो सबसे पहले देखो इसको कौन सा डिजीज है, देखो कौन सा डिजीज आपको समझ में आ गया होगा, इसको हाइपरमेट्रोपी है, क्योंकि 1 मीटर के रेंज में है, इसको देखनी कितनी है 0.25, वही पुराना वाला क्वेश्चन। हाइपरमेट्रोपिया रहे तो कॉन्केव लेंस ना लग के कॉन्वेक्स लेंस लगता है, तो कॉन्वेक्स लेंस लगेगा, यानी पावर का वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव में आएगा। इतनी बातें पता चल गई है। अब फोकल लेंथ को पॉजिटिव लाना है। अब बच्चे सोच रहे हैं भैया, हम भी सोच रहे हैं कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अरे आ गया आंसर भाई, देखो यू का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव, बट वी का वैल्यू पॉजिटिव। समझे बात को समझे तो यही होगा यहाँ पे। अब बताओ भी कौन सा है, यू कौन सा है। अब देखो यू कौन सा है, भी कौन सा है। देखो पहले क्या करो, आप इसको चेंज कर दो सेंटीमीटर में, तो 100 सेंटीमीटर, इसको क्या करो 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो, अब आपको RHS पता नहीं है क्या होगी। अब आप सोच रहे हो भैया क्या होगी क्या होगी क्या होगी। देखो यहाँ पे देखो, ये जो है ना, ये भी है और ये यू है। कैसे, अब आपको मैं समझाता हूँ। फिर वही चीज, ये 25 सेंटीमीटर लाना चाह रहा है, तो यू कहाँ आ गया 25, और इसको भी कितना देख सकता है 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर के रेंज में। यानी कौन सा डिजीज से सफर कर रहा है, हाइपरमेट्रोपिया। और बाकी सब कुछ तो सेम है, बस वैल्यू पुट अप करो। P इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ। P तो छोड़ो, पहले हम लोग एक निकाल देते हैं। तो ये 1/100 सेंटीमीटर प्लस कितना है, प्लस नहीं होगा माइनस, तो माइनस माइनस, ये माइनस अंदर माइनस, तो माइनस माइनस इजिली हम लोग प्लस कर देते हैं। और अपॉन में ये कितना है 1/25, जब एलसीएम लेंगे तो 100, तो 4 + 1 5/100, 1/20। अब ये कैसा है सेंटीमीटर में, तो हमको पहले मीटर में चेंज करना पड़ेगा, यानी 100/20 इक्वल टू 5 डायोप्टर, हमारा डायरेक्ट पावर आ गया। हम लोग इसको इन्वर्स करके डायरेक्ट यही लिख दिया है मैंने, इसका 5 डायोप्टर प्लस में पावर आ गया। तो यही कुछ बातें थी जो हम लोग को आपस में डिस्कस करनी थी। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है, अगर आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिली है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा। उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करने बोलिएगा, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसे इंफॉर्मेटिव एंड लर्निंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।